सेक्राइड मिलके वो भी डाइसेक्राइड लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? मैं तीन इसको चेक मिलके कर लेता हूँ। वो मैं भी इसको चेक वही। कर लेता हूँ वैसे। ओलिगोसेकेराइड ना फर्दर डिवाइडेड होते हैं बेटा, डाइसेकेराइड हो गया, ट्राइसेकेराइड हो गया, बात समझ आ रही है वो उस तरह। ये सर उसी के अंदर लिखा हुआ है कि हम्म, दो चलो मैं मोनोसेक्राइड चेक जो कर है लूँ। वो डाइसेक्राइड। मैं मेरे बच्चे चेक कर लूँ। चल ठीक है। जी निसार। सर वो ठीक कह रहे, मैं खुद सर जोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन वो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड है, वो गलत है सर, उसको ठीक कर लें। हाँ वो मैं ठीक है, मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ कहाँ पर लिखा हो, फिर मैं उसको करेक्ट कर लूंगा, ठीक है। ठीक है। चलो मैं बताता हूँ बेटा, इसको फिर हम एंड पे डिस्कस कर लेंगे, चले। हम स्टार्ट करते हैं फातिमा बेटा, कायनात गुल बेटा, हम स्टार्ट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स को। मैं समझा देता हूँ एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। मैं इसको एक बेसिक से एग्जांपल से समझाता हूँ बेटा, समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है, दिस एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। होता यह है, इसको एक मैं बेसिक एग्जांपल से अगर स्टार्ट करूं तो बेटा, हम जितने भी स्मोकर्स होते हैं ना, जब सुबह हम नाश्ता कर लेते हैं, तो नाश्ता करने के बाद ना, तो वी नीड 10 to 15 मिनट्स जिसमें हम अपने जात के ऊपर गौर करें, ठीक है। हम एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करें, ठीक है। हम अपने लंग्स को हम खराब करें, विच मीन्स हमें 10 से 15 मिनट सेपरेटली चाहिए होते हैं, जिसमें हमारे साथ कोई बात ना करे। अब होता यह है कि जब हम पहला क्या कहते हैं उसको, आप कुछ भी कह लें उसको, कि हम पहला जब कश लेते हैं, तो होता यह है दरअसल, जब स्मोक हमारी बॉडी में एंटर होता है, जब स्मोक हमारी बॉडी में एंटर होता है, हमारी बॉडी में है, सबकी बॉडी में स्टेबल केमिकल। अब मेरी बॉडी में जब वो स्मोक एंटर होगा, तो वो स्टेबल केमिकल को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। जब स्टेबल केमिकल बेटा डिस्टर्ब होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल केमिकल ब्रेक हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद हमने तो केमिस्ट्री में ये पढ़ा था कि किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी अगर चेक करनी है, तो आप उसके ये दो रूल चेक कर लें, एक डुप्लेट और एक ऑक्टेट। आप इन दो रूल्स को चेक कर लें, एक होता है डुप्लेट रूल और एक होता है आपके पास ऑक्टेट रूल। आप इन दोनों रूल्स को चेक कर लें, अगर ये फुलफिल हो रहे हैं, तो वो एलिमेंट आपका स्टेबल कंसिडर किया जाएगा। अगर ये फुलफिल नहीं हो रहे, तो इट मीन्स एलिमेंट स्टेबल नहीं है, ठीक है। हाँ मरियम, एग्जैक्टली exactly। तो मरियम, होता यह है कि जब वो स्मोक एंटर होता है, तो स्टेबल केमिकल को मरियम बेटा ब्रेक करता है। अब ब्रेक करने के बाद वो डिफरेंट, वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी, जो स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये उनको डिस्टर्ब करेंगे। अब ये वाले आगे वाले स्टेबल मॉलिक्यूल आगे वाले स्टेबल मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करेंगे। अब बात समझ आ रही है, ये एक ना चेन रिएक्शन चलना स्टार्ट हो जाएगा। जब चेन रिएक्शन चलना स्टार्ट होता है, तो हमारी आंखों के सामने आ जाता है अंधेरा। उस अंधेरे को हम क्या पढ़ते हैं कि जी हमें नशा आ रहा है। तो दरअसल हो कि क्या रहा होता है कि दरअसल हमारी बॉडी में एक चेन रिएक्शन चल चुका होता है। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ऑब्वियसली इस चेन रिएक्शन को, अब देखो, ये आपके पास क्या था, स्टेबल मॉलिक्यूल। ये स्टेबल मॉलिक्यूल दरअसल ब्रेक हुआ है। बात समझ आ रही है, स्टेबल मॉलिक्यूल दरअसल ब्रेक हुआ है, और उसने जाके आगे दूसरे स्टेबल मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब किया। तो हम क्या करते हैं, इस स्टेबल मॉलिक्यूल्स को, ये जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ये अनस्टेबल बन गए, ये भी अनस्टेबल है। इन अनस्टेबल को स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर हम ज्यादातर क्या करते हैं, आप देखेंगे स्मोकर्स बेटा ज्यादातर ग्रीन टी पीते हैं, ठीक है। अचार खाते हैं, लेमन, बात समझ आ रही है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ठीक है, गार्लिक। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह आपके पास क्या कहते हैं, और क्या हो सकता है, वॉलनट है। बात समझ आ रही है, वॉलनट है। तो इनको मेजरली आप देखेंगे कि स्मोकर मेजरली जो है ये इनको यूज करते हैं। तो ये दरअसल क्या होते हैं, ये होते हैं बेटा एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ये जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, ये उन स्टेबल केमिकल्स को एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। ये स्टेबल केमिकल जो होता है हमारी बॉडी में, उनको एक एक एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देते हैं। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया है, तो ऑब्वियसली आगे चेन रिएक्शन नहीं चलेगा। जब आगे चेन रिएक्शन नहीं चलेगा, तो सेल्स की जो डेथ होगी वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। एंटीऑक्सीडेंट्स ये होते हैं बेटा। पॉइंट समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? यहां तक बात समझ आ गई कि नहीं आ गई?
तो यहां से ही ये चीज आपके समझने वाली थी जो जरूरी थी। एंटीऑक्सीडेंट, अब मैं डिटेल से अगर समझाऊं तो इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो ये स्टेबल केमिकल ब्रेक क्यों करता है। हम बाहर निकलते तो हमें पॉल्यूशन नजर आती है, स्मोक होता है, स्मोक होता है, पॉल्यूशन होती है, नजर आती कि नहीं आती है हमें। हमें स्मोक भी नजर आता है, हमें पॉल्यूशन भी नजर आता है, हमें कोई स्ट्रेस है, हमें कोई डिप्रेशन है, हम स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये क्या होता है बेटा, ये स्टेबल केमिकल ब्रेक कर जाता है, ठीक है। नहीं, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। वो एक होता है निकोटीन का लेवल, मोस्टली वो कहते हैं क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि वो पूरा हो जाता है, तो वो हर एक का अपना अपना डिफरेंट होता है, वो एक सेपरेट कहानी है गोल बेटा। तो स्टेबल केमिकल ब्रेक हुआ, ठीक है। नहीं 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 यार, उल्लू ना हो। ये स्टेबल केमिकल ब्रेक हुआ, ये अनस्टेबल केमिकल्स में कन्वर्ट हुआ, रेडिकल में कन्वर्ट हुआ। उनको स्टेबल बनाने के लिए आपने एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दिया। उस एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होगा, उस एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होगा कि उन अनस्टेबल मॉलिक्यूल को एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देना। जब फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इवेंचुअली वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबल। तो एंटीऑक्सीडेंट का मेजर काम क्या है बेटा, वाइटामिन, वाइटामिन एस, ए सी ई, वाइटामिन एस, वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, वाइटामिन ई, ये प्रोवाइड करना। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई प्रोवाइड करना। रिपीट करो, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई प्रोवाइड करना। अब ये जो जितने भी मैंने लिखे, दीज आर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, दीज आर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। इसी तरह देर आर बेटा, ऑब्वियसली देर आर सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स ऑल्सो, सिंथेटिक भी होती है। तो वो बुक में मैंने उनकी नाम लिखे हुए, सिर्फ आपने नाम याद करने, टीबीएच, बीएचक्यू, टीबीएचक्यू, ठीक है। तो आपने उनके नाम सिर्फ याद रखने हैं, और कुछ भी नहीं करना। तो मैं रिपीट कर देता हूं एक दो एंटीऑक्सीडेंट्स को। एंटीऑक्सीडेंट दरअसल हमारी बॉडी में एक स्टेबल केमिकल है, वो ब्रेक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रीजन, सम रीजन क्या, स्मोक है, पॉल्यूशन है, स्ट्रेस है, ठीक है, स्मोकिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उससे स्टेबल केमिकल ब्रेक हो, वो स्टेबल केमिकल को आगे चेन रिएक्शन ना चले, उससे बचाने के लिए हम क्या ऐड कर देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, उस स्टेबल मॉलिक्यूल को क्या प्रोवाइड कर देते हैं, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अब उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इवेंचुअली क्या होता है, वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाते हैं। तो जब मॉलिक्यूल स्टेबल हो गए तो ऑब्वियसली बेटा आगे चेन रिएक्शन नहीं चलेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं बेटा, हमारी बॉडी को, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं बेटा, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, हमारी बॉडी को विटामिन ए, सी, ई प्रोवाइड करते हैं। इवेंचुअली क्या होता है कि जो आगे बहुत बड़ा इशू बनना था, वो इशू फिर ऐसा नहीं बनता। हाँ, इम्पैक्ट्स आते ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हम स्मोकिंग शुरू कर दें कि हाँ जी ठीक है जी, साथ ग्रीन टी खड़काते रहें कि ठीक है कोई मसला नहीं होगा, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। इम्पैक्ट्स मेरे ऊपर आने ही आने हैं, ठीक है। वो इंटायरली डिफरेंट अप्रोच है। तो लॉन्ग टर्म जो आपके क्या कहते हैं, जो इमीडिएट इशू है, उससे बचने के लिए आप दरअसल इन चीजों को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपका टॉपिक था एंटीऑक्सीडेंट्स का, जिसको मैंने कल पढ़ाने की कोशिश की थी, मगर इशू हो गया था, पढ़ा नहीं जा रहा था हमसे, ठीक है मेरा बच्चा। ये एंटीऑक्सीडेंट था। अच्छा, अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स आ जाते हैं, उनमें हमारे पास क्या क्या टॉपिक है, अब देख लें एक दफा। टॉपिक हमारे जो भी स्टार्ट होंगे बेटा, वो है सबसे पहले डिजीजेस। हम डिजीजेस को पढ़ेंगे, सबसे पहले हम डिजीजेस को पढ़ेंगे, ठीक है। गोल तुझे मैं सेट कर लेता हूँ, तो रुक जा, ठीक है। आई डोंट नो बेटा क्यों लोग स्मोकिंग करते हैं, बड़े अजीब लोग होते हैं, गलत बात है ना, इतनी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे मुआशरे में, ये चीजें नहीं अच्छी लगती, ठीक है। बहुत ही अजीब कोई किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। मतलब मैं तो उनसे नफरत करता हूँ, आई जस्ट हेट दीज काइंड ऑफ पीपल बेटा। डिजीजेस, हम डिजीजेस के ऊपर बात करेंगे बेटा। पहले हम डिजीजेस के ऊपर बात करेंगे मेरा बच्चा, उसके बाद हम बात करेंगे सेल, टिश्यू, ऑर्गन के ऊपर, ठीक है। जिसमें हम ज्यादा सेल के ऊपर बात करेंगे, और मैं सेल की बेसिक्स आप लोगों को बता दूंगा। तो उसके बाद जो है ना, हम सेल की बेसिक्स में आप लोगों को बता दूंगा, और इवेंचुअली हम क्या करेंगे, फिर यहां से हम आगे लेकर चलेंगे, किस चीज के ऊपर लेकर चलेंगे बेटा, हम फिर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर, ठीक है ईशा बेटा, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। मरियम,
हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर चलेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे पास दो सिस्टम्स आएंगे, एक आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है और एक आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये आज आप लोगों का अभी का एजेंडा है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम हम ऐसे डिटेल से नहीं करेंगे। प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में हम सिर्फ इतनी चीजें करेंगे कि जी वो मैमल्स, कुछ जिस तरह वेल है उसको मैमल क्यों कंसिडर किया जाता है, इसकी बेसिक बेसिक रीजंस है। तो वो ऐसा इतना मुश्किल नहीं है। तो ये जो अभी का एरिया है ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये आई होप बेटा हम डेली बेसिस पे हम भी इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो ऐसे जितना प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ईशा बेटा तेरी असाइनमेंट मुझे मिल गई है, ठीक है। इसको मैं अभी क्लास के बाद में चेक कर दूंगा। तू अभी एकेडमी में आई हुई है, किधर है तू? है ईशा, तू एकेडमी में आई हुई किधर है बेटा? चले हम बेटा स्टार्ट करते हैं। जो पहली डिजीज है हम उससे स्टार्ट करते हैं और वो है बेटा पोलियो। प्लीज बेटा आप ध्यान सुनिएगा, वन बाय वन हम डिटेल से। अच्छा, पोलियो पहली डिजीज है बेटा, पोलियो। अब पोलियो को याद करने के लिए जो एक वर्ड है, पोलियो को जो बेटा एक याद करने के लिए एक वर्ड है, दैट इज पोलियो मेटाइटिस। पोलियो मेटाइटिस, पोलियो मीन ग्रे। पोलियो का वर्ड जो डराइव किया गया, प्लीज बेटा आप इन चीजों को लिखते जाइएगा। मे मीन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। टाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये तीन चीजें होंगी। टाइटिस का वर्ड जहां पर भी आ जाए, टाइटिस का वर्ड बेटा जहां पर भी आ जाए, इट मींस, टाइटिस का वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? टाइटिस के वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? इन्फ्लेमेशन। जिस तरह एक वर्ड आएगा ना हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। इसी तरह पोलियोमेटाइटिस क्या होता है? पोलियोमेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर मैं सिंपल सी आपको एक बात बताऊं, लेट्स से हमारे पास हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है? वो दो चीजों के ऊपर बेस कर रहा होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगेन बेटा बेसिक सा आइडिया है, एक आपके पास ब्रेन आ जाता है और एक आपके पास क्या आ जाती है? स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ऐसे फॉर द टाइमिंग आप रहने देंगे। अब यहां पर अगर ध्यान से मैं आप लोगों को डिटेल से एक्सप्लेन करूं, लेट्स से ये हमारे पास क्या है? ये हमारा ब्रेन है, लेट्स, ठीक है। इस ब्रेन से के साथ ये आपकी क्या आ रही है बेटा? ये हमारी क्या आ रही है? दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेन है ऊपर, दिस इज ब्रेन, ठीक है। और ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप चेक करेंगे तो यह है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके साथ आपके पास पैराफेरल नर्वस सिस्टम हमारा यूं चल रहा होता है। इसके साथ हमारे क्या चल रहा होता है? यूं पैराफेरल नर्वस सिस्टम है। प्लीज बेटा ध्यान से सुनिएगा, पैराफेरल नर्वस सिस्टम है। जो पैराफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो आगे कनेक्टेड होता है मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन से। एक मिनट, मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स, पैराफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्टेड होता है बेटा मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। अब मैं इसका प्रोसेस बताने लगा हूं बेटा, इसके प्रोसेस में वैक्सीन वैक्सीन का भी प्रोसेस कुछ हद तक आ जाएगा। तो प्लीज बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा, वो मॉडर्न मटेरियल का जो टॉपिक है ना वैक्सीन वाला, वो यहीं पर ही कवर हो जाएगा काफी हद तक। तो इस वजह से ध्यान से सुनिएगा। पैराफेरल नर्वस सिस्टम आगे किससे कनेक्टेड है? ये बेटा पीएनएस है। पैराफेरल नर्वस सिस्टम मोटर एंड सेंसरी से कनेक्टेड है। जैसे मैं किसी चीज के ऊपर हाथ लगाता हूं ना तो मुझे कैसे पता चलता है कि ये हमारे उस मतलब लेट से मैंने डस्टर को हाथ लगाया है, लेट से मैंने बॉल पॉइंट को, तो कैसे पता चलता है बेटा? ये न्यूरॉन्स का सारा काम चल रहा होता है। अब होता यह, अब इसका प्रोसेस लिख लें अपने पास। पोलियो का, पोलियो वायरस की कॉज क्या होती है? कॉज क्या होती है बेटा? कॉज इसकी होती है पोलियो वायरस 1 2 3। पोलियो वायरस 1 2 3, बात समझ आ गई? और ट्रांसमिशन किसके थ्रू होती है? पोलियो वायरस की कॉज क्या है? पोलियो वायरस 1 2 3। और ट्रांसमिशन किसके थ्रू होती है? कि वो जिस तरह आप लोगों ने कुछ इंसानों को देखा होगा कि ऐसे वाहियात इंसान होते हैं जो मुंह के ऊपर छींके मार रहे होते हैं, ठीक है, खांस रहे होते हैं, ठीक है।
आपका वाटर या आपका फूड कॉन्टेमिनेटेड है, तो ये ट्रांसमिशन का प्रोसीजर है। जब आप कफिंग या जब हम कफ या स्नीज करते हैं, उसके थ्रू ये वायरस एक इंसान से निकल के दूसरे इंसान में ट्रांसफर होगा। अब होता क्या है, जैसे ये वायरस ट्रांसफर होगा तो सबसे पहले ये वायरस हमेशा कहां पर आएगा, माउथ में आएगा। फिर ये कहां पर जाएगा, थ्रॉट में जाके मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले माउथ में आएगा, माउथ में आने के बाद थ्रॉट में जाके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई। इसके ऊपर क्रॉस डाल दिया, इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पर मल्टीप्लाई होने के बाद ये कहां पर एंटर होगा, इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एंटर होगा। उसके बाद ये किस में एंटर होता है बेटा, ब्लड स्ट्रीम में। हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है। ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद बेटा ये किस में एंटर हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, ये किस में एंटर हो गया, स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो चुका है। लेट से मैं इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करता हूं कि ये जी हमारे पास ये आ गया जी वायरस। अब ये क्या आ गया, आपके पास वायरस आ गया, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हुआ। स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होने के बाद ये यहां पर इस तरह आ गया। ठीक है, इस वायरस आ गया। अब इससे होता क्या है, देखो बेटा, हमारा ना एक हमारी एकेडमी का एक सिस्टम है, और वो सिस्टम कुछ इस तरह से है, जरफिशान, अगर तूने बेटा देखा हो कि अगर आप लोग एनरोल्ड हैं तो आप लोगों को क्लासेस के लिए वो क्लास में इन कर लेते हैं। बात समझ आ रही, जो आउटसाइडर होता है बेशक उनके पास लिंक हो, वो एंटर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक किस्म की एंटीबॉडीज है। वो क्या, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक किस्म के एंटीबॉडीज है। जैसे कोई हमारा जो क्या कहते हैं, ऐसा इंसान जो एनरोल नहीं हुआ वो हमारी क्लास में एंटर हो जाए, तो जिसको हम कहते हैं कि वायरस एंटर हो गया। जब भी कोई वायरस एंटर होता है तो हमारी एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाती है और उस वायरस को वो भगा देती है। ऑन द सेम पैटर्न हमारी बॉडी में भी इसी तरह होता है बेटा। जब कोई वायरस एंटर होता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, मेरा बच्चा, एक्टिव हो जाएगा। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा तो एक्टिव होने की वजह से क्या होगा, वो क्या जनरेट करेगा, एंटीबॉडीज। वो क्या जनरेट करेगा, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या करेंगे बेटा, जाके वायरस को किल कर देंगी। ठीक है, वैक्सीन का भी यही प्रोसीजर होता है बेटा। वो वायरस को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। जब वायरस आपका किल हो चुका है, वायरस किल हो चुका है, तो हमारी बॉडी में क्या बन जाएंगे, मेमोरी सेल्स। हमारी बॉडी में क्या बन जाएंगे, मेमोरी सेल्स। और मेमोरी सेल्स बनने के बाद इसका मतलब क्या, हमारी बॉडी क्या हो चुकी है, इम्यून। हमारी बॉडी क्या हो चुकी है, इम्यून हो चुकी। तो रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले जब वायरस है वो माउथ में आएगा, माउथ से स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से वो आपके ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम से स्पाइनल कॉर्ड। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो एंटर हो गया। अब जैसे ही एंटर होगा तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा। इम्यून सिस्टम क्या करेगा, एंटीबॉडीज जनरेट करेगा। वो एंटीबॉडीज क्या करेंगे, वायरस को जाके किल करेंगे। जब वायरस किल होगा तो हमारी बॉडी में मेमोरी सेल बनेगी। जब मेमोरी सेल बनेंगे तो हमारी बॉडी इम्यून हो जाएगी। मगर इशू ये हुआ कि जब स्पाइनल कॉर्ड में जब वो चला गया है, तो उसके बाद जब वायरस इसको आके किल करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, ये पूरी की पूरी ये जो है पेरिफेरी है, ये क्या हो जाती है, ग्रे हो जाती है। विच मीन्स ये पूरी की पूरी जो पेरिफेरी है ये क्या हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है। अब लेट से, अब ये पूरी की पूरी मेरी आर्टरी इन्फेक्टेड हो गई है, और लेट से मैं ज्यूम करता हूं कि ये वो, सॉरी आर्टरी कह रहा हूं, ये पूरी की पूरी पेरिफेरी मेरी इन्फेक्टेड हो गई। ये पेरिफेरी लेट से मेरी किससे कनेक्टेड थी, ये मेरे लेट से हैंड से कनेक्टेड थी। ये मेरे हाथ के जितने भी क्या कहते हैं उसके जो सिग्नल्स है वो ये कंट्रोल कर रही थी। तो ऑब्वियसली जब ये इफेक्ट होगी तो मुझे बताएं क्या वहां से सिग्नल्स आ सकेंगे, ऑब्वियसली सिग्नल नहीं आएंगे। जब सिग्नल नहीं आएंगे तो कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, पैरालिसिस की सिचुएशन आ जाएगी। किसकी सिचुएशन आ जाएगी बेटा, पैरालिसिस की सिचुएशन आ जाएगी। किसकी सिचुएशन आ जाएगी बेटा, पैरालिसिस की सिचुएशन आ जाएगी। तो अब जब पैरालिसिस हो गए तो उस साइड से अब सिग्नल आपको रिसीव या मुझे रिसीव नहीं हो रहे, वहां से सिग्नल रिसीव नहीं हो रहे। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो ये इसका एक प्रोसीजर था। अब जब भी हम वैक्सीन भी लगवाने जाते हैं तो वैक्सीन भी जब हम लगाते हैं तो बेटा वो ये नहीं है कि हमारी बॉडी में कोई क्योर एंटर कर देते हैं, सुनिएगा बात को। वो ऐसा नहीं होता कि हमारी बॉडी में कोई क्योर एंटर हो जाता है, नहीं बेटा। वैक्सीन जब हम लगवाने जाते हैं तो वो हमारी बॉडी में एक लाइव एटेनुएटेड, एटेनुएटेड मीन वीक, एक लाइव या वीक वायरस हमारी बॉडी में एंटर करवा देते हैं।
जब वो वीक वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। वो इम्यून सिस्टम फिर क्या करता है, एंटीबॉडीज जनरेट करता है। अब एंटीबॉडीज क्या करते हैं, वायरस को जाके किल करते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी सेल बनती है और फाइनली हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है। तो ये सेम प्रोसीजर है जो आपका वैक्सीन में भी अडॉप्ट किया जाता है। बात समझ आ गई? ये सेम प्रोसीजर है जो आपका वैक्सीन में भी अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, यही प्रोसीजर। तो अब मैंने बेटा पहले नंबर पे कॉजेज बता दिए, फिर ट्रांसमिशन बता दी, फिर मैंने इसका प्रोसेस बता दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर इसकी कोई ना कोई आपके पास ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रिवेंशन भी होगी। प्रिवेंशन क्या है बेटा? प्रिवेंशन में आप लोग इंशाल्लाह जब बेटा इसी बनेंगे तो आप लोग देखेंगे कि पोलियो ड्राइव्स होती हैं। तो प्रिवेंशन में हमारे पास मेजरली क्या आ जाते हैं, दो किस्म की वैक्सीन आ जाती है, एक ओपीवी आ जाती है, एक आईपीवी आ जाती है। ओपीवी स्टैंड फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन, वो जो आप लोगों ने देखा है बेटा कि वो जो कतरे पिला रहे होते हैं, ठीक है, पोलियो के कतरे जो पिलाते हैं वो ओरल पोलियो वैक्सीन कहलाता है। और फिर आ जाती है आईपीवी। आईपीवी स्टैंड फॉर इनएक्टिवेटेड या इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन। याद करने के लिए इंजेक्टेड के नाम से याद कर लेंगे, एक साइड इंजेक्शन है और दूसरी साइड क्या है, ओरल ओरल है। ठीक है, याद करने में काफी हद तक आपको आसानी हो जाएगी। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये पहली डिजीज थी, ये पहली आपके पास डिजीज थी, दैट वाज पोलियो। ठीक है, अब बेटा इसी तरह सेकंड आपकी, अच्छा अक्सर वो लोग पूछते हैं बेटा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये सबसे ज्यादा क्यों पाए जाते हैं। तो बेटा उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दूसरा हेल्थ के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, सैनिटेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। परसेंटेज में आप कोट कर सकते हैं, तो वही चीज मैंने बताई। तो दरअसल डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज का इशू है, यहाँ पर बेटा हम इतना ज्यादा हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। ठीक है, तो वो उस वजह से यहाँ पर ज्यादा ये चीज पाई जाती है। आईपीवी क्या है करा बेटा, इनएक्टिवेटेड। आईपीवी क्या है मेरा बच्चा, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट डिजीज आ जाती है बेटा हेपेटाइटिस। अब देख रहे हैं बेटा 5 मार्क्स के लिए इतना मोर देन इनफ है। अगेन हेपेटाइटिस को भी पढ़ लें। हेपेटाइटिस को आप दरअसल यरकान पढ़ते होते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस को क्या पढ़ते हैं, यरकान। वैसे हेपेटाइटिस क्या होता है बेटा, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, आपका लिवर इन्फ्लेमेट कर जाता है। हेपेटाइटिस क्या होता है बेटा, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। ठीक है, रिपीट करो, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर आपका हेपेटाइटिस। मगर इशू क्या है, मैं कहता हूं कि यार मुझे बताओ लिवर के होने के फवायद क्या है। इसको बेटा आप जब लिखना शुरू करेंगे वो मोर देन इनफ होगा। डायग्राम बनाएंगे, प्रोसेस का फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉजेज ये वो इस तरह करके लिखेंगे, तो ये मोर देन इनफ है। वो पेपर में से ज्यादा चीजें आपसे डिमांड नहीं करता। ठीक है बेटा, अच्छा लिवर, हम सबसे पहले ईशा बेटा ये पढ़ लेते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, और वो ये है कि जी लिवर क्यों जरूरी है। इशू ये है, मैं रिपीट करूं बेटा, लिवर क्यों जरूरी है। तो हम पहले ये पढ़ लेते हैं, लिवर एज ए चीफ केमिस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिवर एज ए चीफ केमिस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिवर एज ए चीफ केमिस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक हो गया। तो लिवर चीफ केमिस्ट क्यों है बेटा, ये अक्सर पेपर में आपके क्वेश्चन भी आ जाता है 5 मार्क्स का। तो पहले हम लिवर की इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं, और एंड पे हम क्या करेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले हम लिवर की इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं, एंड पे फिर हम क्या करेंगे, उन्हीं चीजों को रिवर्स करके हेपेटाइटिस में डाल देंगे। हम कहेंगे यार लिवर है तो ये काम हो रहे हैं, अगर लिवर ही खराब हो जाए तो ये काम सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो लिवर कहां कहां हेल्प करता है, नंबर 1, सबसे पहला जो बेटा सिंपल सा प्रोसेस, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में आपका हेल्प आउट करता है। ठीक है, जो आपकी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स होती है, ये उसमें हेल्प करता है। आपका जो, जिस तरह इसने लिख दिया इकरा मेरे बच्चे ने, शुगर लेवल को आपके कंट्रोल करता है, रेगुलेट करेगा, सॉरी। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये इसने लिखा बेटा डिटॉक्सिफिकेशन, बहुत अच्छे मेरा बच्चा।
डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है हमें तो नहीं पता भाई। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है बेटा, डी का मतलब होता है निकालना, टॉक्सिक का मतलब है टॉक्सिक सब्सटेंस को, जो हम नशे तमाशे करते हैं बेटा उनको निकालना किसका काम है, लिवर का काम। सिमिलरली ठीक है, बाइल प्रोडक्शन, ठीक है एग्जैक्टली निसार बहुत अच्छे, बाइल प्रोडक्शन, ठीक है, ये बाइल भी अगेन आपका किस में हेल्प आउट करेगा, डाइजेशन में हेल्प आउट करेगा, ठीक है, जिस तरह ये निसार ने लिखा है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। फोर्थ नंबर पे इसी तरह न्यूट्रिएंट स्टोरेज का इसका काम है, न्यूट्रिएंट स्टोरेज के लिए यूज होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल मैंने आप लोगों को बताया था रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रोल, रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रोल, याद है कल हमने पढ़ा था, एलडीएल और एचडीएल पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है कि प्रोटीन के सिंथेसिस का काम करता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस का काम करता है। तो कहने का मकसद ये है कि लिवर के ढेर सारे काम है। अब लिवर ही अगर खराब कर दोगे, या लिवर ही अगर मेरा खराब हो जाएगा, एग्जैक्टली जिसको हम इम्यून फंक्शन पढ़ते हैं, रीज मेरा बच्चा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इम्यून फंक्शन, ये हमारा इम्यून फंक्शन हो जाएगा। तो अब मेरा अगर लिवर ही खराब हो गया है, तो बेटा देख लो ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। पॉइंट ये है कि लिवर का ठीक होना बड़ा जरूरी है। तो यहां से अब हम स्टार्ट करते हैं कि ठीक है जी, लिवर का ठीक होना जरूरी है। तो अब आ जाए कि लिवर आपके पास ये होता क्या है दरअसल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस होता क्या है, ठीक हो गया। तो अब हेपेटाइटिस को पढ़ लेते हैं। हेपेटाइटिस के बारे में मैंने बता दिया कि हेपेटाइटिस आपके पास क्या बेटा, इसको यरकान भी पढ़ते हैं, ठीक है। एंड सिंपल वर्ड्स में दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ मेरा बच्चा व्हाट, इन्फ्लेमेशन ऑफ व्हाट, लिवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। अब बेटा दो चीजें होती हैं, अब ध्यान से सुन लें, इन दोनों वर्ड्स को अच्छे से सुन लीजिएगा ताकि आप लोग को याद रह जाए। एक होता है प्रिवेंशन और एक होता है क्योर। प्रिवेंशन क्या होता है और क्योर क्या होता है? क्योर तो यही है ना कि आप मेडिसिन को यूज करके उस चीज को ठीक कर रहे हैं रीच बेटा। प्रिवेंशन क्या होता है, सुन लो बात को, एक होता है प्रिवेंशन और एक होता है क्योर। प्रिवेंशन क्या और क्योर क्या? प्रिवेंशन ये है सिंपली आप सारी की सारी जो भी आप कॉजेज लिखोगे उनको उल्टा कर दीजिए। प्रिवेंशन क्या है, जो भी हमारी कॉजेज होंगी हम उनको सिंपली क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, वो हमारा प्रिवेंशन कहलाएगा। प्रिवेंशन क्या है बेटा, जो हमारी कॉजेज होंगी हम उनको रिवर्स कर देंगे, वो हमारी सारी की सारी क्या कहलाएंगी, प्रिवेंशन कहलाएंगी। और क्योर क्या होगा, फिर वो मेडिसिन के थ्रू होगा, उसको हम देखेंगे। अब वन बाय वन हम एक एक हेपेटाइटिस उठाएंगे, उसको हम क्या पढ़ेंगे बेटा, उसके प्रिवेंशन अलग पढ़ेंगे, कॉजेज अलग पढ़ेंगे, क्योर अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाए एचएवी को पढ़ने का तरीका क्या बेटा, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस कब कॉज होता है मेजरली बेटा, हेपेटाइटिस ए वायरस कॉज होता है जब आपका फूड या वाटर अनहाइजीनिक हो, ठीक है। जब आप हाइजीन का ख्याल ना रख रहे, जब आपकी जो प्रैक्टिसेस हो वो अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस हो, तो हाइजीन का प्राइमरीली जब ख्याल नहीं रखा जाता, तो बेटा हमारे हमें कौन सा वायरस हो जाता है, अगेन हेपेटाइटिस ए वायरस। या जिस बंदे को वायरस हुआ है उसके साथ आप क्लोज कांटेक्ट में आ गए, उसके साथ किस में आ गए, क्लोज कांटेक्ट में आ गए, तो हेपेटाइटिस ए वायरस होगी। इफेक्ट क्या आएगा इसका, हेपेटाइटिस ए वायरस का इफेक्ट क्या आएगा, तो इफेक्ट तो आपने सिंपली याद रखना कि बेटा लिवर के जो जो फंक्शन थे उनको यहां पे सबको हमने रिवर्स कर देना। लिवर के जो जो फंक्शन थे उन सबको हमने क्या कर देना, रिवर्स कर देना। हाइजीन, लिवर के जो जो फंक्शन थे, जो ये लिखा होता मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन, सबको मेरा बच्चा रिवर्स कर देना आप। अब इसकी प्रिवेंशन क्या होगी फिर, प्रिवेंशन की जब बात की जाएगी तो प्रिवेंशन मेरा बच्चा क्या होगी इसकी, कि आप सिंपली ये करें भाई, हाइजीन का ख्याल रखें, बाकी डिस्टेंसिंग रखें, मास्क यूज करें, जिन लोगों को हुआ उनके साथ कांटेक्ट में ना, ये प्रिवेंशन है। ऑन द सेम पैटर्न आपका लिवर जो है वो हील कर जाता है फ्रॉम हेपेटाइटिस ए वायरस इन 2 मंथ्स। इसकी वैक्सीनेशन एग्जिस्ट करती है, इसकी वैक्सीनेशन एग्जिस्ट करती है, किसकी बेटा, हेपेटाइटिस ए वायरस की वैक्सीनेशन एग्जिस्ट करती है, हेपेटाइटिस ए वायरस की बेटा वैक्सीनेशन एग्जिस्ट करती है।
सिमिलरली नेक्स्ट आ जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV। HBV स्टैंड फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। अब हेपेटाइटिस बी वायरस आपका कहां से होता है? मेजरली जब क्या कहते हैं, माँ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग या ड्यूरिंग गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड, वो माँ अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकती है, मदर टू चाइल्ड, ये ट्रांसफर हो सकता है। बात समझ आ रही है? ठीक है। अगर आप डायरेक्टली इन कांटेक्ट में आ जाते हैं किसके? इन्फेक्टेड ब्लड के, इन्फेक्टेड ब्लड है उसके साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है। सिमिलरली ये विजाइनल फ्लूइड से भी हो सकता है। ठीक है, विजाइनल फ्लूइड से भी हो सकता है। ठीक है। इसी तरह आपका सलाइवा हो गया, ब्लड हो गया, ये जितनी भी बकवासात है बेटा, इन सब से आपका हेपेटाइटिस बी वायरस कॉज हो सकता है। अब इशू ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इसका मुझे तो नहीं समझ आ रहा भाई क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इम्पैक्ट तो राबे बेटा बोल चाहिए, इम्पैक्ट तो मेरा बच्चा वही है कि लिवर के जो आपकी रीजंस थी उनको आप रिवर्स कर देंगे, लिवर के जो वो पॉइंट्स थे उनको आप रिवर्स कर देंगे, लिवर की जो इंपॉर्टेंस थी उसको रिवर्स कर देंगे, वही उसके कॉज वो आ जाएंगे, इफेक्ट्स आ जाएंगे। अब आप इसकी अगेन दो बातें आएंगी, एक आएगा प्रिवेंशन और एक क्या आ जाएगा? क्योर। तो प्रिवेंशन की जब बात करेंगे तो प्रिवेंशन आपके पास क्या होगी? अगेन प्रिवेंशन क्या होगी बेटा? रिपीट करेंगे, प्रिवेंशन क्या होगी? कि सिंपली जो कॉजेज पड़ी है उनको रिवर्स कर दो, सिंपली जो कॉजेज पड़ी हैं उनको रिवर्स कर दो, प्रिवेंशन ये। क्योर में जब बात करेंगे तो इसकी वैक्सीनेशन एग्जिस्ट करती है, और वैक्सीनेशन कितने मंथ्स के? 6 मंथ्स लगते हैं इंसान को रिकवर करने में, इसकी वैक्सीनेशन एग्जिस्ट करती है। सिम्टम्स, हाँ सुमेरा ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया बेटा कि सिम्टम्स मैं नहीं बता रहा, तो सिम्टम्स याद रखिएगा, किसी के भी आपसे पूछे जाए ना कि सिम्टम्स क्या है, तो सिम्टम्स आपने अगर स्पेसिफिक याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है, जिनको बायो बेटा मुश्किल लगती है, सिम्टम्स आपने जनरल लिख के आने, जैसे जो है हमें क्या कहते हैं, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, नॉजिया होना शुरू हो जाता है, हेडेक होना शुरू हो जाता है, हम कफ आना शुरू हो जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की जो आपके पास जनरल सिम्टम्स हैं वो सारी की सारी लिख देंगे। स्पेसिफिक याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो बेटा इसमें मार्क्स नहीं करते सिम्टम्स में, सिम्टम्स एक ऐसा पॉइंट। बात समझ आ रही है? नॉजिया हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, नाक वग रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, सारी कहानियां खराब होंगी। हेपेटाइटिस, ठीक है, हाँ बिल्कुल, हेपेटाइटिस बी वायरस का अगर ख्याल ना किया जाए प्रॉपर तरीके से तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है बेटा? हेपेटाइटिस डी वायरस। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर एक इंडिविजुअल हेपेटाइटिस बी वायरस से, हाँ येलो कलर, वॉमिटिंग, सब कहानी खराब, पेट खराब है, इधर उधर नहीं जा सकते हैं, दोस्तों के साथ में घूम सकते हैं, सब मसले मसाइल हो गए, सिम्टम सब है। हेपेटाइटिस बी वायरस क्या बेटा? हेपेटाइटिस बी वायरस का आपने ख्याल नहीं रखा या मैंने ख्याल नहीं रखा तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? हेपेटाइटिस डी में कन्वर्ट हो सकता है। ये था हेपेटाइटिस ए, बी एंड डी। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस, अब सी वायरस किसकी वजह से कॉज होता है मेजरली? आपके जो अगर आप लोग बेटा यहाँ पे रहते हैं, अगर आप कभी रावलपिंडी की तरफ गए हो, एनीवन, कोई भी अगर रावलपिंडी की तरफ गया हो, पिंडी की तरफ, तो आप सुबह फजर या फजर के बाद अगर जाकर देखेंगे ना, तो वहां पे क्या होता है बेटा? मेजरली जो है ना, पाकिस्तान के जो त्यारे होते हैं बेटा, वो वहां से फ्लाइट लेने के चक्रों में होते हैं। ठीक है, वहां से जो पाकिस्तान के जो त्यारे होते हैं ना, F-16 होते हैं बेटा, वो मेजरली क्या होते हैं, उस टाइम पे फ्लाइट लेने का बिल्कुल इंतजार कर रहे होते हैं कि थोड़ा सा आसरा लगे और वो फ्लाइट कर जाते हैं। ठीक है, रावलपिंडी में मेजरली आपको नजर आएगा, कैसे? वो आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि सड़क के साइडों पे वो कुछ लोग बैठे होते हैं, ऊपर चादर फेंकी हुई होती है उन्होंने, ठीक है, दो दो तीन तीन बंदे चादरों में बैठे हुए होते हैं, तो वो ऑलमोस्ट बेटा फ्लाइट लेने के वर्ज पे होते हैं और वो उड़ने लगे होते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को मेजरली किससे इन्फेक्ट हुए होते हैं बेटा? इनकी आखिरी आखिरी टाइम चल रहा होता है जब वो इंजेक्शंस के थ्रू, हाँ इस्लामाबाद में भी ढेर सारे नजर आएंगे, मगर वो नालों में बैठे होते हैं मेजरली। तो जो ये लोग बेटा होते हैं, ये इसमें मसला क्या आता है, जिस तरह आप शेयरिंग नीडल्स, ठीक है,
वो एक ही इंजेक्शन होता है, वो पकड़ के ले भाई तू भी लगा ले तो मैं भी लगा लूं, तो ये इस तरह करके। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये मेजरली बेटा वहां से फ्लाइट करना आसान होता है ना, वहां से आज सच कोई इश्यू नहीं होता ना, ठीक है। इस्लामाबाद में प्राइमरली थोड़ा सा इशू हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह आप शेयरिंग नीडल्स अगर कर रहे हैं, बात समझ आ रही है? आपके जितने भी, अगर आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रही है, ट्रांसफ्यूजन चल रही है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रही है, ये जितना भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट आपका चल रहा है, ठीक है, चलो, तो ब्लड ट्रांसप्लांट आपका चल रहा है, ये जितनी भी चीजें हैं, इनकी वजह से क्या होता है बेटा, हेपेटाइटिस सी वायरस। अब इसमें फिर इवेंचुअली आपके पास क्या होता है, एज सच कोई सोल्यूशन या वैक्सीनेशन एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी कोई भी वैक्सीनेशन एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो इसमें मेजरली हमारा क्या होता है बेटा, इसमें मेजरली हमारा लिवर फिर ट्रांसप्लांट की तरफ जाता है। और इसी तरह हेपेटाइटिस सी का अगर ख्याल ना रखा जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेपेटाइटिस ई वायरस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो एंडिंग स्टेज होती है कि बस अभी इंसान पुगने वाला है, टाइम कम है इसके पास। तो सिम्टम्स मैंने आपको बताया बेटा, आप कुछ भी लिख दें, पेल येलो कलर हो गया है, ठीक है। ये वैसे स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं तो स्टमक पेन बहुत ज्यादा होती है इसमें, ठीक है। इसी तरह जो है वो डार्क, जो यूरिन होता है वो हमारा डार्क डार्क कलर का होता है, ठीक है। इसी तरह एपेटाइट आपकी खत्म हो जाती है, फटीग होती है, नौजिया होता है, ठीक है। जो आंखों का जो कलर है जो वाइट वाइट होना शुरू हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा इशू होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आंखों का जो वो रेटिना का कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है, एसेट्रा सेट। बात समझ आ गई बेटा, क्लियर हो गया? डाइजेशन ऑब्वियसली, देखो डाइजेशन प्रॉब्लम तो होगी ना, क्योंकि इसका काम है मेटाबॉलिज्म, बाइल ही प्रोडक्शन जी नहीं हो रही तो वहां से कहानी खत्म होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो HCV और HEV, हेपेटाइटिस सी वायरस का जब ख्याल नहीं किया जाएगा तो वो हेपेटाइटिस ई वायरस में कन्वर्ट हो जाएगा। मुश्किल होता है शम्स, मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका होता है उस टाइम पे, क्योंकि वो स्टेज थोड़ी सी आगे वाली चीज निकल आती है, ठीक है, कहानी थोड़ी सी आगे निकल चुकी होती है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आप लोगों के पास, दैट इज, देखिए एक एक चीज आपने याद रखनी है, क्योर भी याद रखना है और प्रिवेंशन भी याद रखनी है। क्योर आपके पास क्या होता है, क्योर आपके पास क्या होता है बेटा, कि सिंपली उसकी वैक्सीनेशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, और प्रिवेंशन आपके पास क्या होती है कि सिंपली आप कॉजेज को रिवर्स कर देते हैं, दैट्स इट। सिमिलरली नेक्स्ट बेटा हम क्या पढ़ेंगे, एक साइड आप लिखेंगे मलेरिया और एक साइड आप लिखेंगे डेंगू। इसमें एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बेटा मलेरिया एंड डेंगू में, एग्जैक्टली exactly. आपका जो बेटा, एक मिनट, मैं आपको पहले ये मलेरिया एंड डेंगू का पढ़ा रहा था, तो इसमें देखो उन्हें, जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी जो है वो दरअसल लंग्स की है, वो लंग्स की है ना, और हेपेटाइटिस आपके लिवर की है। पॉइंट समझ आ गया? गुड, बहुत अच्छे। टीबी हमारे लंग्स की है डिजीज, और हेपेटाइटिस हमारे पास लिवर की है। अच्छा सुनो बात को, मलेरिया एंड डेंगू बेटा, इसमें एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा, दैट इज वेक्टर। वेक्टर का वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। हाँ ये भी निसार के एक अच्छा वो है, पॉइंट है, ठीक है। अच्छा सुनो, एक वायरस है और टीबी जो है वो बैक्टीरियल इंफेक्शन है। अच्छा सुनिए अब बात को, वेक्टर एक वर्ड इसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है कि एग्जांपल के तौर पे लेट से बेटा मैं फूड ऑर्डर करता हूं, तो फूड पैंडा वाला क्या करता है, फूड को KFC से उठाता है और मुझे यहां पर लाके डिलीवर कर देता है। फूड वाला क्या करता है, फूड पैंडा वाला जो फूड को उठाता है और यहां पर लाके मुझे डिलीवर करता है, जो फूड को कैरी करके लेकर आता है, जो कैरियर होता है, जो कैरियर ऑफ फूड होता है, उसको आप वेक्टर पढ़ते हैं। बात में ऑन द सेम पैटर्न मलेरिया और डेंगू में कैरियर का वर्ड जब आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वो हम उस कैरियर ऑफ डिजीज की बात करें जो उसको कैरी करके लेकर आ रहा है। तो मलेरिया एंड डेंगू में वेक्टर का वर्ड यूज करेंगे, ये आपको याद रहना चाहिए, मलेरिया एंड डेंगू। मलेरिया, अब इनका बेसिक सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं।
मलेरिया आपका कॉज किया जाता है बेटा प्लाज्मोडियम पैरासाइट से, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से कॉज किया जाता है। सिमिलरली डेंगू आपका कॉज किया जाता है बेटा डेंगू वायरस 1 2 3 4, एक पैरासाइट से और एक आपका किससे कॉज किया जाता है, ये कॉज बता दी मैंने, ठीक है, ये मैंने कॉज बता दी, इसके सेंटर में लिख लें कॉज, ठीक हो गया। सेकंड, इनका अटैक किस किस के ऊपर होता है, अटैक की बेसिस के ऊपर देखें तो मलेरिया बेटा पहले अटैक करता है लिवर के ऊपर, पहले लिवर के ऊपर, फिर वो अटैक करता है आरबीसीज के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर वो अटैक करता है। सिमिलरली डेंगू जो है पहले वो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करता है और फिर वो अटैक क्या कर किसके ऊपर करता है, प्लेटलेट्स के ऊपर। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा प्लेटलेट्स, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जिनको बेटा डेंगू होता है, जिनको मोस्टली बेटा डेंगू होता है, उनको आप लोगों ने देखा होगा कि मेजरली उनका जो है वो इम्यून सिस्टम भी वीक होता जाता है, प्लेटलेट्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट समझ आ रहे कि नहीं आ रहे, प्लेटलेट्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम भी उनका क्या होता जा रहा होता है बेटा, वीक होता जा रहा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसमें वेक्टर कौन सा होता है, वेक्टर कौन सा होता है, बात समझ आ रही, मलेरिया में बेटा वेक्टर हमारे पास कौन सा होता है, फीमेल एनाफिलिस, क्या होता है बेटा, फीमेल एनाफिलिस। सिमिलरली डेंगू में हमारे पास क्या होता है, एडस एगिप्टी, एडस एगिप्टी। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई बेटा, इसको रटा लगा लेना, ये भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा बेटा, डेंगू का अक्सर पेपर में पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि ब्रेक बोन फीवर किसको कहते हैं, तो ब्रेक बोन फीवर बेटा इसको पढ़ते हैं, ब्रेक बोन फीवर, इसी को ही पढ़ते हैं, डेंगू को, इसी को ही आप क्या पढ़ते हैं बेटा, कि ये हमारे पास क्या है बेटा, ब्रेक बोन फीवर है। ये अक्सर पेपर में एमसीक्यूज में पूछा गया है, ब्रेक वेन बोन फीवर किसको कहते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इसी चीज को बेटा, ये डिफरेंस है इनके दरमियान। वैसे इफेक्ट्स देखा जाए तो इफेक्ट्स में आपने फिर वही बकवासात लिखनी है बेटा कि ये भी हो गया, हमारा प्लेटलेट्स कम हो गए, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, ठीक है, स्टमक भी प्रॉब्लम हो गई है, वॉशरूम भी नहीं जा सकते हैं, नाक भी वगना शुरू हो गई है, स्नीजिंग भी शुरू हो गई है, हेडेक भी शुरू हो गया है, नोजिया भी शुरू हो गया है, डिप्रेशन भी शुरू हो गया है, ठीक है, पेशेंट सिम्टोमेटिक होना शुरू हो गए हैं, असेट्रा असेट्रा। आप लिखें फिर आपके जो जहन में, प्लीज बेटा किसी चीज से हाथ रोकना नहीं है, हाथ नहीं रोकना, हाथ रोकोगे कहानी खराब हो जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। हाँ, चिलिंग इन मलेरिया, अच्छा, एग्जैक्टली, बहुत अच्छे। अब इन दोनों के बेटा ऑब्वियसली फिर इनके कोई ना कोई रिकमेंडेशंस भी होंगी, सजेशंस भी होंगी। तो आप लोगों ने बेटा ये देखा है, हाँ, ऐसे लिखना है चीजों को, ज़ारा बेटा ऐसे लिखना है कि यार हमें ही हुआ था और दुनिया में किसी इंसान को ये हुआ ही नहीं आज तक, ठीक है। अच्छा, रिकमेंडेशन या सजेशंस की बारी जब आएगी तो ऑब्वियसली बड़ी सिंपल सी बात है कि आप सेफ्टी नेट्स को यूज करें। हम गांव में जाकर देखते हैं तो मच्छरदानियां इस्तेमाल करते होते थे, ठीक है, सेफ्टी नेट्स को हम यूज करते थे, ठीक है। इसी तरह एसीज आप जितने भी जाते हैं वो क्या करते हैं, जहां पर पानी खड़ा हुआ होता है उस जगह को साफ, ब्रीडिंग, आपने जितने भी हमारी ब्रीडिंग साइट्स हैं हम उनको एलिमिनेट करवाते हैं। पॉइंट समझा रहे हैं, हम मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करते हैं, हम प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग यूज करते हैं। पॉइंट समझ आ रहे हैं, तो हाँ ये इकरा लिखा मॉस्किटो लोशन एंड स्प्रे यूज करते हैं। तो फिर इसमें हम जो रिकमेंडेशन जब आएंगी, प्रिवेंशन जब आएंगी, तो उनके उनके ऊपर हम इस तरह बात कर लेंगे। तो आपने दरअसल दो चीजों के ऊपर बात करनी है मेजरली, एक वेक्टर कंट्रोल के ऊपर बात करनी है। तो ये आप जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन एक इलाके की होती है वो किसके ऊपर काम करती है, वेक्टर कंट्रोल के ऊपर बात करती है। वो दरअसल क्या करते हैं कि वो क्या कहते हैं, जितना भी हमारे जो पानी खड़ा हुआ होता है उसको हटवाते हैं, ठीक है, गमलों में पानी खड़ा उसको हटवाएंगे, टायरों में पानी पड़ा उसको हटवाएंगे, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट की तरफ से स्प्रेज किए जाते हैं, डेंगू स्प्रेज किए जाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को पहला आपने कहना है वेक्टर कंट्रोल, और दूसरा आपने कहना है पर्सनल प्रोटेक्शन। पर्सनल प्रोटेक्शन में हमारे पास क्या है कि मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी की सारी चीज,
यहां तक बेटा बात समझ आ गई या नहीं समझ आया बेटा? क्लियर? ठीक है। डिजीजेस, यहां तक अगर मैं आपको बताऊं ना बेटा डिटेल से, प्लीज बेटा ध्यान सुनिएगा। सिर्फ 2 क्वेश्चंस रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं मेरा बच्चा? 2 क्वेश्चन रहते हैं। उसके अलावा बेटा यकीन करें, अगर यहां तक भी आप करके जाते हैं ना, आपका पेपर पास इजीली हो जाएगा। हमने 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो हम 3 क्वेश्चन बड़ी इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। जी अरीज बेटा, ठीक है। नॉट इक्वली, ऑब्वियसली बेटा डेंगू ज्यादा इशू क्रिएट करता है, मलेरिया उतना इशू क्रिएट नहीं करता, ठीक है। तो डिजीजेस बेटा एक्सपेक्ट करें कि एक डिजीज तो आपसे पेपर में उसने लाजमी पूछनी ही पूछनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता बेटा बेसिस ऑफ लाइफ। बेसिस ऑफ लाइफ में हम पढ़ेंगे बेटा सेल को, सेल के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह सेल वैसे क्या होता है, बेसिकली सेल मरियम में बच्चा हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। जो सेल था उसको डिस्कवर किसने किया था? अक्सर पेपर में एमसीक्यूज आता है बेटा, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था बेटा इन 1665, ठीक है। फिर शॉन एंड शेल्डन ने एक सेल थ्योरी दी थी, वो एक अलग कहानी है, खैर, ठीक है। सेल को डिस्कवर इसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, आप किसी भी डिपार्टमेंट जाए, आप लेट से एकेडमी जाते हैं, लेट से आप लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, ठीक है। मैं अपने डिपार्टमेंट की एग्जांपल देता हूं। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है, जब हम जाते हैं तो ऑब्वियसली बेटा हर डिपार्टमेंट के बाहर एक इस तरह करके आउटर पैराफ्री चल रही होती है, और उस आउटर पैराफ्री पे ना गार्ड बैठा हुआ होता है। ध्यान सुनो बेटा जिनको ये नहीं आता, उस आउटर पैराफ्री पे कौन बैठा होता है बेटा? गार्ड बैठा हुआ होता है। उस गार्ड का क्या काम होता है कि सेल के अंदर जो भी इंसान आ रहा है, सॉरी, उस बिल्डिंग के इंसान जो भी इंसान अंदर आ रहा है और जो भी इंसान बाहर जा रहा है, ठीक है, उनका चेक करना किसका काम है? ये गार्ड का काम है जो आउटर पैराफ्री पे बैठे। अब उसी तरह इसके अंदर एक डीजी भी बैठा हुआ होता है, एक चेयरमैन भी होगा, ठीक है, एक डायरेक्टर जनरल भी हो सकता है, एक मिनिस्टर भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसका काम इवेंचुअली क्या होता है कि जो भी आपकी डायरेक्शंस हैं उनको बेटा जारी करना, कि यार ये हमारी डायरेक्शन है, हमारा आज का एजेंडा ये होगा, ठीक है। और वो टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट करवाता है कि भाई प्रोजेक्ट टाइमली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका काम ये होता है। अब इसी तरह ये जो हमारे पास क्या कहते हैं डीजी है, चेयरमैन है, इसके अंडर भी क्या होता है, डिफरेंट क्या होते हैं, डिवीजन बनी होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। इस डीजी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं। कोई ऑडिट एंड अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, बात समझा रही है। इसी तरह कोई आपके पास आर्किटेक्ट, मैं अपने डिपार्टमेंट की एग्जांपल दूं तो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, ठीक है, स्ट्रक्चरल डिजाइन का है, एक आर्किटेक्ट का है, एक सर्वे का है, एक इलेक्ट्रिकल का है, एक मैकेनिकल का है, बात समझा रही है, एक बजट एंड अकाउंट्स का है। डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, और इन सब डिपार्टमेंट में हर एक की सेपरेट जॉब है जो इसने परफॉर्म करनी है। हर एक की एक सेपरेट जॉब है बेटा, इन सब की जो इन्होंने परफॉर्म करनी, हर एक की एक सेपरेट जॉब है। आप इनमें से एक को भी निकाल दें, आप इनमें से एक को भी निकाल दें, तो ये अपनी जॉब को जो सेल होगा वो इनइफेक्टिवली काम करेगा, इफेक्टिवली काम नहीं कर सकेगा। तो अब यहां पर मैं समझाता हूं, जो सेल थ्योरी दी गई थी उसमें बेटा बिल्कुल ये कहा गया था कि दरअसल हमारे पास 3 चीजें होती हैं मेरा बच्चा। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक क्या होता है आउटर मेम्ब्रेन, सेकेंड नंबर पे क्या होता है बेटा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड नंबर 3 मेरा बच्चा क्या है, न्यूक्लियस। आउटर मेम्ब्रेन कौन है? वो जो गार्ड बैठा हुआ है, जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन में पढ़ते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, जिसका काम क्या है, इन एंड आउट को चेक करना। बात समझ आ गई। साइटोप्लाज्म क्या है कि एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें फ्लूइड मोजेक मॉडल चलता है। दरअसल फ्लूइड मोजेक मॉडल होता है और ये रिजिड नहीं होता, ठीक है, फ्लूइड की तरह होता है। उस फ्लूइड के ऊपर
ध्यान सुनेगा बेटा, उस फ्लूइड के ऊपर ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये नजर आ रहे कि नहीं आ रहे, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट जो मैंने बनाए हैं, इसके ऊपर फ्लूइड के ऊपर टाइनी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, टाइनी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिनमें हर एक की डिफरेंट जॉब है जो उसने परफॉर्म करनी। अगर वो अपनी उस जॉब को परफॉर्म नहीं करेगा तो सेल प्रॉपरली काम नहीं करेगा, सेल प्रॉपरली काम बेटा नहीं करेगा। सिमिलरली सेंटर में क्या आ गया, चेयरमैन आ गया, डीजी आ गया, जो कि आपका क्या है बेटा, न्यूक्लियस है, जो कि आपका क्या है, न्यूक्लियस है, जिसका काम मेजरली क्या है कि सेल को कंट्रोल करना है कंप्लीटली। चेयरमैन का क्या काम है, पूरे डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना है, ठीक है। और जो सेल है उसकी हेरिडिटरी करेक्टर, जो सेल जो न्यूक्लियस है उसका काम क्या है कि जो हेरिडिटरी करेक्टर्स हैं ऑफस्प्रिंग में जो आते हैं, जेनेटिक प्रॉपर्टीज जो है, वो सारे किसका काम है बेटा, इसी का ही काम। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अब इसमें और क्या होता है, देखो इसमें क्या क्या काम मैंने बता दिए। एक सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, बात समझ आ गई बेटा। सेकंड नंबर पे इसी तरह हमारे पास क्या है कि जितना भी हमारी जेनेटिक प्रॉपर्टीज है उनको कंट्रोल करना है। और तीसरे नंबर पे क्या है बेटा, आरएनएस की फॉर्मेशन। आरएनएस क्या होंगे बेटा, वो इवेंचुअली प्रोटीन्स की सिंथेसिस में हेल्प आउट करेंगे, वो कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो ये न्यूक्लियस का काम। अब मैंने आप लोगों को ये बताया कि बेटा इसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म, देखो तीन चीजें होगी, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक सेंटर वाला न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस को जो सराउंड कर रहा है वो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के ऊपर टाइनी सेल ऑर्गेनल्स सपोर्टेड है। उन टाइनी सेल ऑर्गेनल्स की हर एक एक डिफरेंट जॉब है जो उसने परफॉर्म करनी है। आप एक भी सेल ऑर्गेनल को निकाल दें, आप किसी मर्जी का कोई एक सेल ऑर्गेनल को निकाल दें, तो बेटा सारे का सारा सेल क्या होगा, फिर इफेक्टिवली काम नहीं कर सकेगा। अब सेल ऑर्गेनल्स आपके पास कौन कौन से हैं बेटा, वैसे मैं बता देता हूं जो मेरे जहन में अभी तक चल रहे हैं। एक तो मशहूर जमाना, ये इसने लिख दिया था मेरे बच्चे ने, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों, ये पावर हाउस ऑफ द सेल कंसिडर किया जाता है। हमने देखो आदिल, इन चीजों को गलत तरीके से नहीं याद करना। मैं आपको बता देता हूं, एक आप सेल ऑर्गेनल याद करो, सुन लो आप आदिल बात को, एक सेल ऑर्गेनल याद करो, नंबर वन, एक सेल ऑर्गेनल याद करो, उसकी इंपॉर्टेंस याद रखो और उसका स्ट्रक्चर, बस दैट्स इट। आदिल मैंने क्या कहा, दोबारा सुन लो बात को, एक सेल ऑर्गेनल याद करो, उसकी इंपॉर्टेंस याद करो और उसका स्ट्रक्चर। आदिल क्या क्या मैंने, सेल ऑर्गेनल, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका स्ट्रक्चर। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसी तरह हमारे पास गोल्जी एपरेटस होता है, गोल्जी एपरेटस होता है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। हमारे पास क्या होता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंड अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है बेटा, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। ये दरअसल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, मुझे तो नहीं पता बेटा ये क्या है, तो हम देख लेते हैं भाई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि लेट्स से मैं यहां से आप लोगों को समझा देता हूं कि ये एक चैनल होता है जो न्यूक्लियस के एंड से एक्सटेंड करता है और कहां तक, एंड तक जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, न्यूक्लियस के एंड से ये चैनल स्टार्ट करता है और ये बाहर तक जाता है, ये कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। तो इसमें एक आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक हमारे पास क्या बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और जिसका काम क्या है कि सेल के अंदर ही चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। रिपीट कर रहा हूं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, सेल के अंदर ही विद इन द सेल चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम क्या, प्रोटीन की सिंथेसिस में काम करना। इसका क्या काम है बेटा, प्रोटीन की सिंथेसिस में काम करना। कैसे काम करता है, चलो देख लेते हैं भाई हम कैसे काम करता है। देखो होता क्या है, सबसे पहले राइबोसोम्स आपके न्यूक्लियस से निकलेंगे। राइबोसोम्स कहां पर से निकलेंगे, न्यूक्लियस से निकलेंगे, ठीक हो गया।
वो जाएंगे रफ, अब ये आ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। वो जो प्रोटीन सिंथेसाइज की है वो जाती है बेटा गोल्जी एपरेटस के पास। किसके पास जाती है? ये सीक्वेंस याद रखिएगा बेटा, प्लीज भूलना नहीं है ये, प्लीज बेटा, मैं इसीलिए लिख रहा हूं। सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसाइज होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो ट्रांसफर होगी गोल्जी एपरेटस में। बात समझ आ गई? वहां से उसके अंदर क्या होगा? आपके फिनिश प्रोडक्ट, इसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का क्या मुराद है? इसके अंदर वैल्यू एडिशन की जाती है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? इसके अंदर वैल्यू एडिशन की जाती है। ठीक है, अब गोल्जी एपरेटस ये वेसिकल्स के फॉर्मेट में निकलती है। ठीक है, वेसिकल्स के फॉर्मेट में ये बाहर निकलती है और फिर किसके पास जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और वहां पर फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रिपेयर होता है? एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लीज इसी तरह और क्या होते हैं बेटा? अब अगेन मैं इनके नाम तो इतनी ज्यादा डिटेल से मैं नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूं कि और कौन कौन से होते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल होता है, ठीक है, लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है, अब कोई एनिमल सेल में होता है, कोई प्लांट सेल में होता है, एक्सेट्रा सेट। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मैं रिपीट कर रहा हूं मेरा बच्चा, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि कोई से छह सेल ऑर्गेनल्स निकालने हैं, कोई से छह सेल ऑर्गेनल्स निकालने हैं। नंबर 1 उनका नाम, नंबर 2 उनकी इंपॉर्टेंस, नंबर 3 उनका फंक्शन। इससे ज्यादा आपने कुछ भी नहीं करना। नाम, इंपॉर्टेंस, फंक्शन। यहां तक क्लियर है बेटा? चैट बॉक्स में ओके कॉल दें। याद हो जाए स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छी बात है मेरा बच्चा, याद हो जाए मेरी बहन तो बहुत अच्छी बात है। अब सेल आपका था बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल सेल आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। जब सेम नेचर के सेल कंबाइन करते हैं, जब सेम नेचर के सेल कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है बेटा? टिश्यू बन जाता है। जब सेम नेचर के सेल कंबाइन करते हैं, सेम सेम नेचर के सेल जब कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? टिश्यू बन जाता है। जब डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन करते हैं, जी सर, ज़ारा बेटा सिर्फ 6। जब डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। एग्जांपल दूं तो बेटा इसकी, हार्ट आपका एक ऑर्गन है। हार्ट हमारा क्या है? एक ऑर्गन है। हार्ट के अंदर 3 टिश्यूज होते हैं। हार्ट के अंदर बेटा कितने टिश्यूज होते हैं? 3 टिश्यूज होते हैं। एक होता है मसल टिश्यू, मसल। एक होता है नर्वस टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू। मैंने इनको न्यालिश बेटा कैसे याद किया हुआ है? मैंने इनको याद किया हुआ है एमएनसी करके। एमएनसी, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन होती है ना। तो मैंने कहा हार्ट के अंदर 3 टिश्यूज है, मसल आ गया, नर्वस आ गया, कनेक्टिव टिश्यू आ गया। मसल का क्या काम है बेटा? आपके हार्ट को, हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना किसका काम है? मसल टिश्यू का काम। इसी तरह नर्वस टिश्यू क्या करता है? हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोल करता है बेटा? हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। और कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? वो सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसको? हमारे हार्ट। जब सेम नेचर के सेल कंबाइन करते हैं तो बेटा क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है। और जब टिश्यू कंबाइन करते हैं तो बेटा क्या बन जाता है? जब डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? आपके पास ऑर्गन बन जाता है। अब जब ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं, जब ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है बेटा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम्स। जब ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और जब ऑर्गन सिस्टम आपके कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक स्पीशी बन जाएगा, ह्यूमन बॉडी बन जाएगी। सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, शम्स स्ट्रक्चर। तो ये आपका है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में हमने 2 सिस्टम पढ़ने हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम
और एक डबल सर्कुलेशन। लिख लो बेटा अभी। एक डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ना है और एक आपने पढ़ना है डबल सर्कुलेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक आपने पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिपीट करो बेटा, एक आपने पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम और एक सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको आप डबल सर्कुलेशन पढ़ो। तो ये पेपर में अक्सर इन दोनों में से एक सिस्टम अपीयर होता है। प्लीज बेटा ध्यान सुनिएगा, इन दोनों में से अक्सर आपके पेपर में कोई ना कोई एक लाजमन अपीयर होता है। या तो डाइजेस्टिव अपीयर होगा, या तो डाइजेस्टिव अपीयर होगा, या आपका कौन सा अपीयर होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम अपीयर होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को आप पढ़ते हैं फूड साइकिल ऑफ ह्यूमन बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या पढ़ते हैं, फूड साइकिल ऑफ ह्यूमन बॉडी। असलान वो तो एंड हो गई है, तो खत्म कर दिया मैंने वो, मतलब एक दफा लिख दो तो फिर उसके बाद उसको कैंसिल करें तो सारा खत्म हो जाता है, वापस नहीं आता। आपके ग्रुप में किसी ने लिखा होगा ना, तो आसान हम वहां से मंगवा लेंगे चीजें। अच्छा सुने बात को, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पहला सिस्टम है। एंड पे होती है ना जगह, निसार पेपर के एंड पे आपके पास जगह होती है। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो बेटा प्लीज इसका सीक्वेंस अपने पास ईशा मेरा बच्चा बना लेना तुम्हें। सबसे पहले इसको ब्रॉडली मैं एक्सप्लेन करता हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके चार पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है इंजेशन, इंजेशन। दूसरा होता है डाइजेशन। तीसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। फूड साइकिल, बस इतना ही मिनाइल बेटा, इतना ही ऑफ ह्यूमन बॉडी। रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। नंबर 4 एक्सक्रीशन। ये चार स्टेप्स। इंजेशन क्या होता है बेटा, इंजेशन होता है एक्ट ऑफ ईटिंग। जब मैं फूड को इनटेक करता हूं, स्लाइवा प्रोड्यूस होता है, सेक्टर सेक्टर जो भी कहानी चल रही है, तो वो होता है एक्ट ऑफ ईटिंग जो है ना वो, या इनटेक ऑफ फूड। सिंपल याद है, इंजेशन क्या, इनटेक ऑफ फूड, दैट्स इट। डाइजेशन आपके पास दो किस्म की होती है। डाइजेशन आपके पास दो किस्म की होती है, एक होती है केमिकल डाइजेशन और एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन। दो किस्म की, मैं रिपीट करूं, एक केमिकल डाइजेशन और एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन कौन सी है, एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं फूड इनटेक करूंगा तो फूड इनटेक करने के बाद, फूड इनटेक करने के बाद, अच्छा हसन ने लिखा, ठीक है। अच्छा, फूड इनटेक करने के बाद जब सलाइवा प्रोड्यूस होता है तो वो दरअसल केमिकल होता है। तो माउथ में दरअसल केमिकल डाइजेशन भी हो रही होती है, मैकेनिकल भी हो रही होती है। अब वो फूड फाइनली कहां पर आता है, स्टमक में लेट से आ गया। जब स्टमक में आएगा तो स्टमक में भी आपका क्या प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो HCl प्रोड्यूस करते हैं। तो वहां पर केमिकल भी हो गया और मैकेनिकल भी। ठीक है, चलो। नहीं, साथ ही अभी मैंने एक्सप्लेन करनी है सारी चीजें, साथ मेरी जान, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये तो अभी मैं तुझे ओवरव्यू दे रहा हूं। इंजेशन क्या है कि फूड का इनटेक है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है डाइजेशन। डाइजेशन आपके पास दो किस्म की होती है साथ साथ, एक होती है मैकेनिकल और एक होती है केमिकल। मैकेनिकल कौन सी है, नाम से समझ आ रहा है कि आपने चीज को चबाना है। माउथ में जब फूड आता है तो मैकेनिकली डाइजेस्ट हो रहा होता है, और साथ केमिकली भी हो रहा होता है। क्यों, क्योंकि हमारा सलाइवा प्रोड्यूस होता है वो भी केमिकल है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। सिमिलरली अब वो फूड जब आपका स्टमक में आएगा, ठीक है, अब जो फूड जब आपका स्टमक में आएगा तो वहां पर मैकेनिकल डाइजेशन भी होगी, केमिकल भी होगी। कैसे होगी वो भी हमने देख ली। फिर फाइनली जो फूड जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इलियम जो आपका थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये मैं पढ़ाऊंगा। तो उसमें क्या होती है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप विलाय पढ़ते हैं, विलाय पढ़ते हैं। वहां पे आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रीअब्सॉर्ब होते हैं और फूड आपका एक्सक्रीशन पे चला जाता है।
अब वन बाय वन पहले स्टेप से हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा साथ, सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, जो आपका फूड इनटेक हो रहा है। जब आप फूड इनटेक करेंगे, सलाइवा प्रोड्यूस होगा, वो सलाइवा हम ग्राइंडिंग भी करेंगे, बात में आ रही, फूड हमारा ग्राइंड भी हो रहा होगा, च्यू भी हो रहा होगा, और साथ सलाइवा जो प्रोड्यूस है वो लुब्रिकेंट के तौर पे एक्ट कर रहा होगा। अब यहां से फिर आपका फूड, जब आपका फूड आप खा लेते हैं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, बोलस। इसको क्या पढ़ते हैं मेडिकल के लैंग्वेज में, बोलस पढ़ते हैं साथ। अब बोलस क्या करता है, एसोफेगस से ट्रेवल करता हुआ नीचे आ रहा होता है। अब एसोफेगस में क्या होता है, एक मूवमेंट होती है, यहां पर सुनो साथ, यहां पर देखो, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, ये है रिलैक्सेशन, ये है कॉन्ट्रैक्शन, ये है रिलैक्सेशन, ये है कॉन्ट्रैक्शन, ये है रिलैक्सेशन। तो एसोफेगस में क्या हो रहा होता है, जब फूड आपका यहां पर आएगा ना, लेट से यहां पर आ गया, तो इसके ऊपर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चल रही होगी। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्या करती है, दरअसल ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती है, और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपका जो बोलस है वो नीचे मूव करता है, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस की मूवमेंट होती है। पेरिस्टालसिस की वो मूवमेंट होती है जो कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन के बाद फूड आपका बोलस नीचे मूव कर। अब जब वॉमिटिंग होगी, साथ मुझे वॉमिटिंग होगी, जब फूड मेरा बाहर आ रहा होगा, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, एंटी पेरिस्टालसिस की मूवमेंट होगी। ठीक है, तो एक साल पेपर में आ चुका एमसीक्यूज में कि एंटी वॉमिटिंग जो होती है उस वो कौन सी मूवमेंट होती है, तो पेरिस्टालसिस ये है, एंटी पेरिस्टालसिस जो बाहर निकल रही है। तो पहले आपका फूड था बोलस, फूड आपने मुंह में लिया, वो बोलस बन गया, बोलस अब एसोफेगस से नीचे मूव करते हुए कहां पर आ गया, ये आ गया सेकंड पॉइंट। अब आ जाएगा थर्ड पॉइंट, दैट इज स्टमक। अब आपका फूड आ गया स्टमक में। जब स्टमक में फूड आएगा तो स्टमक में क्या है, आपके गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस हैं, जो आपके क्या प्रोड्यूस करते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मुझे बताओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है कि फूड को केमिकली क्या करवाना, ब्रेक करना। फूड को क्या करना, केमिकली ब्रेक करवाना। ऑन द सेम पैटर्न, जो स्टमक होता है उसकी आउटर जो लेयर होती है, उसमें क्या होते हैं, सुनो मेरी बात को, जो स्टमक की जो आउटर लेयर होती है वो म्यूकस लेयर होती है। वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपैंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपैंड करती है, उसकी वजह से क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन भी होगी। तो स्टमक में केमिकल डाइजेशन भी हो रही है, और स्टमक में आपकी मैकेनिकल डाइजेशन भी चल रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपकी केमिकल डाइजेशन भी चल रही है और आपकी मैकेनिकल डाइजेशन भी चल रही है, किसमें बेटा, स्टमक में। ये बात समझ आ गई, निसार, यहां तक बात क्लियर होगी। तो पहले नंबर पे फूड आपका माउथ में आएगा, माउथ से बेटा वो बोलस बनेगा, बोलस से पेरिस्टालसिस की मूवमेंट होते हैं एसोफेगस से, वो स्टमक में आएगा। स्टमक में आपके पास गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो HCl एसिड प्रोड्यूस करेंगे, जिनकी वजह से आपकी दो किस्म की डाइजेशन होगी, एक मैकेनिकल और एक केमिकल। बेटा मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। अच्छा, तो बेटा यहां तक हम स्टमक तक पहुंच चुके थे। स्टमक में जब फूड आ चुका है, तो स्टमक से जब फूड बाहर निकलेगा, साथ स्टमक से जब फूड बाहर निकलते तो उसको हम पढ़ते हैं कायम, CHYM, कायम। क्या पढ़ते हैं साथ, क्या पढ़ते हैं, कायम। साथ पहले नंबर पे फूड आएगा माउथ, माउथ से एसोफेगस, एसोफेगस से स्टमक, स्टमक से पहले बोलस था अब कायम बन गया। वो कायम अब वो स्टमक से फूड कहां पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा।
किस में जाएगा? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा स्मॉल इंटेस्टिन का। स्मॉल इंटेस्टिन का, स्मॉल इंटेस्टिन के 3 पार्ट हैं बेटा, एक ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, एक जेजेनम और एक इलियम। रिपीट करो, एक आपका ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टिन के 3 पार्ट है, एक पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजेनम, तीसरा है इलियम। अक्सर आपको पेपर में कहता है, ध्यान सुनिएगा गुल बेटा, वो अक्सर आपको पेपर में कहता है कि बताएं जी कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होते हैं, प्रोटीन्स हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होते हैं, बताएं जी फैट्स हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, वो आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम ही आपसे पेपर में डिमांड कर रहा होता है, मगर डाइजेस्टिव सिस्टम ही आपसे पेपर में डिमांड कर रहा होता है, मगर बेटा उसमें जो मेजर पोर्शन वो डिमांड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का डिमांड कर रहा होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो एंटर होगा तो ड्यूडेनम में आपका फूड जैसे ही एंटर होता है तो नंबर 1 पेंक्रियास क्या करती है, पेंक्रियाटिक जूसेस को सिक्रेट कर देती हैं। लिवर क्या करता है, बाइल को प्रोड्यूस कर देता है, सिक्रेट कर देता है। पेंक्रियास क्या करती है, पेंक्रियाटिक जूसेस को सिक्रेट कर देती हैं। पेंक्रियास क्या करते हैं, रिपीट करना बेटा, पेंक्रियाटिक जूसेस को सिक्रेट करती हैं। लिवर क्या करता है बेटा, बाइल प्रोड्यूस कर देता है। अब इसकी वजह से क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, अब इसको अपने पास लिख लें बेटा। फैट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, अपने मोनोमर में। फैट्स है पॉलीमर, पॉलीमर होते हैं बड़ा ना, तो पॉलीमर, पॉली मीन मैनी, जिसमें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है। फैट है पॉलीमर, पॉलीमर अपने मोनोमर में साथ कन्वर्ट होते हैं। फैट्स का मोनोमर क्या है, विच मीन फैट्स का बेसिक एलिमेंट क्या है, फैटी एसिड। फैट किस में कन्वर्ट होते हैं, फैटी एसिड में। और इस केस में जो आपका वो यूज होता है जिसको आप पढ़ते हैं एंजाइम यूज होता है, वो होता है लाइपेज। इनको आप रटा लगाना है, लाइपेज। सिमिलरली आपका जो वो है प्रोटीन्स है, प्रोटीन जो है वो आपका, इसमें ट्रिप्सन एक एंजाइम है वो यूज होगा, और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमाइनो एसिड्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली लास्ट में आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, जो किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, और इसमें क्या होता है बेटा, अमाइलेज जो है वो क्या कंसिडर किया जाता है, एक आपका क्या कहते हैं, एंजाइम कंसिडर किया जाता है। तो ये एंजाइम्स होते हैं जो इवेंचुअली आपके फूड को ड्यूडेनम के अंदर एब्जॉर्ब करवाते हैं। मेजर एब्जॉर्प्शन में सॉरी मेजर डाइजेशन यहां पर हो रही है, मेजर डाइजेशन आपकी ड्यूडेनम में होती है। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? ड्यूडेनम में हो गया, ड्यूडेनम में हो गया। अब ड्यूडेनम से बेटा फिर वो फूड किस में जाता है, जेजेनम में। जेजेनम में, जेजेनम में जब जाएगा तो वहां पे आपने सिर्फ इतना लिखना, फर्दर एब्जॉर्प्शन होगी, सॉरी फर्दर डाइजेशन होगी। फिर आपका फूड आ जाएगा बेटा इलियम में। इलियम ये है जो रीएब्जॉर्प्शन है। इलियम में क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको हम क्या पढ़ते हैं, विलाय। विलाय क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स करता है, और इवेंचुअली फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होकर बाहर निकल जाता है। यहां तक बात क्लियर होगी, कोई इश्यू तो नहीं है बेटा? ठीक है, तो कैसे, अब याद करो, साथ मेरे साथ रिवाइज करो आंखें बंद करके। पहले आ गया माउथ में, माउथ से आया एसोफेगस से होता हुआ वो स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर। माउथ से जब फूड आ रहा है तो बोलस कहला रहा है। बोलस जब स्टमक में एंटर होगा तो उसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेस जो एसिड प्रोड्यूस करेंगे, वहां से कायम बनेगा। कायम से फिर वो किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 चीजें आ गई, एक आपके पास ड्यूडेनम, एक आपके पास जेजेनम, एक आपके पास इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेजर डाइजेशन होगी वो ड्यूडेनम में होगी। किसमें होगी, साथ साथ में जान किसमें होगी, ड्यूडेनम में होगी। साथ इस सीक्वेंस को रटा लगा लेना। अक्सर वो आपसे पेपर में कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की आप डाइजेशन कैसे होगी, ये इनकी डाइजेशन कैसे होती, तो बेटा वो दरअसल ड्यूडेनम आपसे डिटेल से मांग रहा होता है। अगर आप उसमें सारे का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिटेल से लिखाते हैं, अगर आप सारे का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिटेल से लिखाते हैं, तो बेटा इट वुड नॉट मेक एन इश्यू।
अस्सलाम वालेकुम। जेजन नहीं नहीं, जेजनम में वो डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन नहीं होती। सबा एब्जॉर्प्शन मेरा बच्चा इलियम में हो रही है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डबल सर्कुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है बेटा, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन हमारे पास क्या होता है बेटा, इसका मतलब है कि जो आपका हमारा ब्लड है बेटा, वो दो सर्किट्स को कंप्लीट करता है। हमारा ब्लड क्या करता है, दो सर्किट्स को कंप्लीट करता है। आपको ये नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, साथ साथ में जान नजर आ रही है, ये देख, ये सारे का सारा जितना भी है, ये एक सर्किट है। ये सारे का सारा क्या है, ये दूसरा सर्किट है। दो सर्किट नजर आ रहे हैं ना। तो पहले वाले को पढ़ते हैं पल्मोनरी सर्किट, पल्मोनरी सर्किट। और इसको हम क्या पढ़ते हैं, सिस्टैमिक सर्किट, सिस्टैमिक सर्किट। आपका जो ब्लड है वो दो एंगल से, इसको हम पढ़ते हैं, ये है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। और इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीजनेटेड। तो एक हो गया डीऑक्सीजनेटेड और एक हो गया ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड किसको पढ़ते हैं, प्योर को पढ़ते हैं। डीऑक्सीजनेटेड किसको पढ़ते हैं बेटा, इम्प्योर को पढ़ते हैं। बात समझ आ गई। अब होता क्या, कहानी सुनिएगा। बॉडी टिश्यूज से आपका ब्लड जाता है वेना कावा। अब ये रट्टा लगाना है, बॉडी टिश्यू से कहां पर जाएगा, वेना कावा। वेना कावा से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स। लंग्स पर जब आपका ब्लड आएगा तो यहां पे उसको ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। यहां पर उसको क्या सप्लाई की जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। ऑक्सीजन मिलेगी, फिर ब्लड किस में एंटर होगा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से उल्टा से होता हुआ बॉडी टिश्यूज। तो ये क्योंकि आपका जो हमारा जो ब्लड है वो दो सर्किट्स कंप्लीट कर रहा है बेटा, इस इन दो सर्किट्स को कंप्लीट करने की वजह से बेटा इसको हम पढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन। इसको हम क्या पढ़ते हैं, डबल सर्कुलेशन। वैसे तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आई होप आप लोगों को पता होगा, आर्टरी और वेन में साथ फर्क होता है। कैसे फर्क होता है साथ, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। साथ में दोबारा बता रहा हूं, आर्टरी में शज़ेन बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, वेन में शम्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। मगर यहां पर देखेंगे तो ये एक्सेप्शंस हैं। पल्मोनरी वेन, ये जो लिखा हुआ है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, यहां पर ये एक्सेप्शन है। तो ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। साथ बात समझ आ गई है। बेटा क्लियर। इसके बाद बेटा आपका जो वो है कि मैमल्स की एक्सेप्शन है, वो आप मेरी बुक से देख लेंगे। यहां तक आप लोगों का सारा बेटा ये सिलेबस था। बाकी वो सेरेमिक्स वगैरह है, उनको आपने रट्टा खुद लगाना है। अगर कहते हैं तो मैं बता देता हूँ, अदरवाइज उनको रट्टा ही लगाना है आपने। उसमें ऐसे कोई चीज पढ़ाने वाली नहीं। ठीक है। अदर फिजियोलॉजी एज सच बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अदर फिजियोलॉजी जो है वो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हमारा ब्रीदिंग सिस्टम भी है, हमारा यूरिन की भी प्रोडक्शन है, तो वो एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जी जहरा। सर जी, ऑर्गेनिक्स का आपने कहा कि कोई सी सिक्स इंपोर्टेंट करनी है सर, बस हमें सिक्स ही करनी है। 6 ही करने, इससे ज्यादा नहीं करनी।
5 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 6 इस वजह से कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता कोई एक भूल गया तो इस वजह से वो याद है जी। सर जी। ये शुक्र करो गोल बेटा, ये हमने नहीं करनी चीजें। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन हो गया, ब्रीदिंग सिस्टम हो गया, किडनी का स्ट्रक्चर हो गया, नेफ्रॉन हो गया, नहीं तो वो अभी लग समझ जाती। मुझे तो इन लोगों की ये नहीं समझ आ रही, वो इतने ज्यादा एकेडमी में लोग वो इन चीजों के ऊपर इतना क्यों जोर दे रहे होते हैं। शुक्र करें जी। करा मेरी बाजी। सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पानी पी। इसमें ये जो आप चल उठ 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 उठ, पानी पी चल। सर गला खराब है इस वजह चल सर ये चलो कौन कौन से टॉपिक करेंगे हम जो आप बता रहे हैं कि हमने खुद करने हैं? बेटा, एक तो आपने एक्सेप्शंस टू मैमल्स है ना, क्या बेटा, क्या क्या है मैंने, एक्सेप्शन टू मैमल्स, मैमल्स में एक्सेप्शंस हैं, वो उसके 3 पॉइंट्स लिखे हैं बेटा, ज्यादा नहीं, यकीन करो सिर्फ 3 लाइनें हैं, वो आपने पढ़नी है। ठीक हो गया, एक वो पढ़ लेना है। दूसरा आपने बेटा सेरेमिक्स और फर्टिलाइजर्स को देख लेना है मेरे बुक से। दैट्स इट सर, इसके अलावा? इससे इससे अलावा नहीं बेटा, डन बस। राइट सर, थैंक यू। अब बेटा आप लोगों ने करना क्या है मेरा बच्चा, सुन लो बात को। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास जो होंगे वो कौन से होंगे, सुन लो बात को। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास कौन से होंगे बेटा, मैंने जो हमारा एकेडमी का वो यूट्यूब चैनल है उस पे मैंने आप लोगों को बताया था कि एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल पे जो हमारे एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब लेक्चर बेटा, वहां पे मेरे 3 लेक्चर्स हैं। कितने लेक्चर्स हैं बेटा, 3 लेक्चर्स हैं। और उसमें मैंने सारे के सारे साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए, तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और कहानी भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। ये आप लोगों ने कर लेना, कर लेंगे बेटा ये आप लोग साथ। यस सर। इसके बाद हाँ, वो आप गेस्ट पेपर के तौर पे कर सकते हैं। अब बेटा क्योंकि टाइम कम है, मैं आप लोगों को अब सुनेंगे बात को ध्यान से, क्योंकि टाइम कम है, सिंस द टाइम इज शॉर्ट। मैथ्स के गेस्ट बेटा एंड पे फिर गुल बेटा मैं बता दूंगा। हसन, मैं मैथ्स के भी लेक्चर यूट्यूब पे जो है एकेडमी की साइट से ना वो अपलोड करवा दूंगी इंशाल्लाह। आज लास्ट क्लास है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खत्म हो चुका है आपका सिलेबस, हमारा सिलेबस तो खत्म हो चुका है। अब बेटा सिंस टाइम इज शॉर्ट, हम 5 मिनट की ब्रेक करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को एक करंट अफेयर का वैसे ही टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप लोगों को एक समझाऊंगा चीजें कि हमने करना कैसे है। ठीक है, नहीं नहीं जान नहीं छुड़वाना चाह रहा, अल्लाह 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 अल्लाह। ठीक है, मेरी बात सुन मेरा बच्चा, यकीन करो इट वॉज अ गुड टाइम, बहुत खुशी हुई। न्यालिश आप लोगों के बैच में है, इसको पता है कि मेरी अभी तक किसी बैच के साथ ऐसा लड़ाई नहीं हुई, सिर्फ एक बैच के साथ हुई थी। एक बैच के साथ थोड़ा सा मेरा तल्ख कलामी हो गई थी। न्यालिश नोस, न्यालिश क्योंकि मेरी पुरानी क्राइम पार्टनर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की क्लास में आज से शुक्र है मुझे कोई इशू नहीं हुआ। सैयदा माहीन अगर आई हुई है, क्योंकि वो सैयदा है, वो हमारी सर आंखों पे, उनका एहतराम हमारे लिए वाजिब है। तो सैयदा के साथ अक्सर जो है ना, वो सैयदा नाराज भी हो जाती थी मुझसे। ठीक है, तो मैं उससे माजरत करता हूँ। बाकी बेटा मेरी अगर किसी को भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मेरा कोई मतलब जो भी मैं, जो मेरा एक्ट होता है, ठीक है, मैं जो क्या कहते हैं जिस तरह मैं बोलता हूँ, तो अक्सर लोगों को गुस्सा आ जाता है कि भाई ये तू करके बात करता है। तो वो वो एक जो चीज़ है ना बेटा, आई नो उसके ऊपर आप लोग हर्ट होते हैं, तो उसके लिए मैं बेटा आप सब लोगों से माजरत करता हूँ। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करें, मेहनत करें अच्छे से, इंशाल्लाह बेहतरीन होगा।
पिंडी लैंग्वेज है वो अब इवेंचुअली इशू ये है कि वो डेवलप हो गई है, डेवलप हो गई है, तो वो इस वजह से अब वो जानी मुश्किल है। जी लाइबा बेटा। सर मैं कह रही थी यू आर ट्रू डेफिनेशन ऑफ गुड टीचर। अरे सर बहुत कम होते हैं गुड मेरी टीचर। बात लपेट रही है ना, सही से बता दे, लपेट रही नहीं है ना? नहीं सर, मैं सच में बोल रही हूँ क्योंकि मैं ना मुझे यूनिवर्सिटी में लग पढ़ती रहा हूँ है तू ना। लपेट। हाँ यूनिवर्सिटी में मतलब पीएचडी टीचर्स भी होते हैं लेकिन वो इतना अच्छे से कन्वे नहीं कर पाते जो चीजें मैंने आपसे सीखी हैं। वाह बड़ी बात है, मगर मुझे लग रहा है तू मुझे लपेट रही है और बटरिंग नहीं कर सर, रही मैं किसी को नहीं करती ऐसे। है। बस फिर ठीक है, थैंक यू मेरा बच्चा, बहुत शुक्रिया। जी ज़ारा। सर वो आपसे कहना था, आप कभी कभी ग्रुप में मैसेज कर दिया करिए उसके बाद। हाँ मतलब हमें ये है कि सर हमारा अटैच है। हाँ बस ठीक है, ये बात सही है। मैं आप लोगों के जी ग्रुप को पेन करके ऊपर रख लेता हूँ ताकि ग्रुप में कोई मैसेज आए तो मुझे पता हो, या आप लोग बेशक एक अपना सेपरेट ग्रुप बना लें, उसमें हम जो है ना वो चीज़ों को पेन, मैं उसको पेन करके ऊपर रख लूंगा, तो उसमें हम चीज़ें बेहतर कर और लेंगे। सर जिस तरह सर इस्लामियत वाले ने अपना फीडबैक दिया, इस तरह आप नहीं लेंगे? सॉरी। सर जिस तरह वो सर इस्लामियत वाले ने फीडबैक के लिए हमें भेजा था कि आप लोग अपना फीडबैक दे दें, मतलब कैसा लगा आपको क्लास, तो सर इस तरह आप नहीं नहीं क्यों, हमें भेजेंगे? मैं तुम लोगों को क्यों भेजूं फीडबैक के लिए? पता लगे तुम लोग मेरी बुराइयां लेके, तो मेरी तो